नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज बातचीत होगी गुजरात चुनाव को लेकर के। सर्वे आया है एक सी वोटर्स का, जिसमें प्रारंभिक अनुमान है उनके कि किस तरीके से पब्लिक का मूड है, और उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है जो कुछ 12 हफ्तों के बाद वहाँ पे होने हैं। तो क्या लोगों की वहाँ सोच है इस वक्त, कौन कौन से दल उसमें आपस में फाइट में है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस के अलावा इस बार आप भी बहुत ज़ोर शोर से वो चुनाव लड़ रही है। अलग अलग इलाकों का, जो अगर पूरे गुजरात को 4 हिस्सों में बांटें तो उन इलाकों में किस तरीके का मूड है, जातियों वर्गों का किस तरीके का मूड है, अर्बन रूरल का किस तरीके का मूड है। तो ऐसे तमाम जो मूड गेजिंग पॉइंट्स हैं सी वोटर के सर्वे के, हम उस पर बातचीत करेंगे कि गुजरात चुनाव में क्या होने वाला है, क्या तस्वीर बनने वाली है, कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी। ये बात मैं पहले स्पष्ट कर देता हूँ कि ये सर्वे है, अंतिम सत्य नहीं है, इसलिए आप ये मत मान के चलिए कि यही है। लेकिन चूंकि सर्वे से मोटे तौर पे हमें मूड का अंदाज़ा लगता है कि इस वक्त उस राज्य में क्या चल रहा है, लोगों की सोच किस तरीके की है, तो उसी पे आज हम बातचीत करेंगे। सर्वे की कुछ हाइलाइट्स मैं आपके सामने रख दूं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो बिल्कुल बेसिक आपको जानने में दिलचस्पी होती है कि क्या मूड है वहाँ का, किसकी सरकार बन सकती है, कितने वोट शेयर हैं। तो जो सी वोटर का सर्वे है उसमें जो अब तक के जो आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी 135 से 143 सीटें जीत सकती है और वोट शेयर 47% तक हो सकता है। कांग्रेस 36 से 44 सीट और 32% का वोट शेयर। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर तो बहुत ही सरप्राइजिंगली 17% दिख रहा है, लेकिन सीट पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है। देखिए, जहाँ पे भी बाइपोलर इलेक्शन होते हैं, बाइनरी होती है, वहाँ पे जब तीसरे की एंट्री होती है तो वोट परसेंटेज जरूर बढ़ जाता है, लेकिन वो सीटों में कन्वर्जन शायद इसलिए नहीं होता क्योंकि जब 20-22% से कम अगर आपके वोट है तो सीट कन्वर्ज नहीं होती है। अन्य के खाते में 4% वोट और 3 सीट्स यहाँ पे मिलके निकल के आ रही हैं। अब इसको अलग अलग हिस्सों में देखें तो जो उत्तर गुजरात कहा जाता है वहाँ पे 32 सीटें हैं और उसमें से बीजेपी 20 से 24 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस को 8 से 12, आपको 1 और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। दक्षिण गुजरात में 35 सीट्स हैं और वहाँ का अंदाज़ा लगाइए तो करीब 27 से 31 बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस 3 से 7 पे यहाँ पे काफ़ी पीछे पर चल रही है और आम आदमी पार्टी को 2 सीट या 0 भी हो सकता है और अन्य खाते में भी 1 जा सकती है। सौराष्ट्र में देखें तो यहाँ पे 54 सीटें हैं, बहुत सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे हैं और 38 से 42 सीट्स मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस 11 से 15, आम आदमी पार्टी को 1 सीट यहाँ पे भी मिल सकती है। मध्य गुजरात में नज़र डालें तो 61 सीट्स हैं यहाँ पे, 46 से 50 तक बीजेपी के हिस्से में आ सकती हैं। कांग्रेस 10 से 14, आपके खाते में 1, अन्य के खाते में 2 आ सकती हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया कि कामकाज कैसा है, तो चूँकि मोदी जी का गृह प्रदेश है वो और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पे वो सीएम रहे हैं और उनका प्रभाव है, तो ये सवाल पूछा गया कि मोदी जी के कामकाज से क्या गुजरात की जनता खुश है। तो 60% लोग मानते हैं कि अच्छा कामकाज उन्होंने किया है, 18% मानते हैं कि एवरेज है, औसत कामकाज है, और 22% को लगता है कि काम खराब है। फिर अगला क्वेश्चन एक और ये पूछा गया, गुजरात सरकार का कामकाज कैसा है। क्योंकि वोट तो चूँकि मोदी जी का फेस ज़रूर रहेगा, लेकिन गुजरात सरकार के कामकाज पे भी होगा। तो 42% लोग मानते हैं काम अच्छा है, 26% औसत मानते हैं और 32% खराब मानते हैं। तो अगर आप 32 और 26 को जोड़ेंगे तो एक बड़ा फिगर आपको दिखेगा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रह सकता है इन चुनाव में, तो बेरोजगारी 31% के साथ सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर 16%, किसानों की समस्याएं 15%, कोविड मैनेजमेंट 4%, और जो सबसे इस समय बड़ी समस्या महंगाई की देश में लगती है उसके पक्ष में केवल 6% लोग हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय मुद्दे या अन्य थोड़े थोड़े ये सब है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का यहाँ पे निकल के आता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ ज़्यादा हाईलाइट जो थी वो हमने आपके सामने रखी। इन्हीं को और ज़्यादा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। कई और चीज़ें भी हैं जो हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे जी हमारे साथ हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता जी हैं, सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार कौशिक मेहता जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक ही निवेदन है कि थोड़ा सा मतलब एक दूसरे को सुन के बातचीत करेंगे तो बेहतर लगेगा। इससे पहले कि मैं अपने राजनीतिक दल या पत्रकारों के पास जाऊँ, मैं खालिद जी के पास जाना चाहता हूँ। खालिद, ये जो सर्वे है, अपने मोटे मोटे आंकड़े हमने दिखाया किस तरीके का है, लेकिन
आप लोगों ने चूंकि सर्वे किया है और लाइव ट्रैकर आपका चलता रहता है, क्या इस बार फिर से पूरी तरीके से स्वीप दिख रहा है? जैसे कि पिछली बार के चुनाव में बड़े कांटे की टक्कर थी, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा। रीजन क्या है इसका? देखिए सर, ये चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गए हैं। अभी तक गुजरात की पॉलिटिक्स या राजनीति बाइपोलर थी। दो कांग्रेस या बीजेपी, इन्हीं दो के बीच में लड़ाई रहती थी। लास्ट टाइम काफ़ी नज़दीकी लड़ाई हुई थी जब बीजेपी 99 सीटों पर सिमट गई थी और कांग्रेस 77 सीटों के आसपास। इस बार चूंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, हालांकि वो पिछली बार भी थे लेकिन वो लगभग 1% भी उनका वोट शेयर नहीं था, लेकिन जो हमारे सर्वे में जो आ रहा है वो दिख रहा है कि आम आदमी की एंट्री की वजह से इस बार का कंटेस्ट जो है वो ट्रायंगुलर हो गया है, बाइपोलर से वो ट्रायंगुलर हो गया है। और 17% के आसपास अगर किसी पार्टी का वोट शेयर आता है तो उसको हम सिर्फ वोट कटवा तक नहीं महदूद रख सकते। और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हाँ, जो हमारे सर्वे में आया कि जो ये आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर इंक्रीज हो रहा है उसमें ज़्यादातर जो है वोट्स, अगर मान लीजिए 100 अगर आप लेते हैं रेस्पोंडेंट्स के फिगर, तो उसमें से 80% वो हैं आम आदमी पार्टी में आने वाले जो कांग्रेस के थे और 20% वो हैं जो बीजेपी के थे। तो इस ट्रायंगुलर फाइट में जो हमारे सर्वे में जो दिख रहा है वो आम आदमी पार्टी की एंट्री की वजह से कांग्रेस को नुकसान ज्यादा होता दिख रहा है और बीजेपी को फायदा हो रहा है बाय डिफॉल्ट। और बीजेपी चूंकि ऑलरेडी वहां पे ऑर्गेनाइजेशनली काफी स्ट्रांग है और पीएम मोदी की होम स्टेट है, जो जिनका कि वहां पे लार्जर देन लाइफ फिगर है, तो इस वजह से जो नतीजे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के फेवर में जाते दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये आज की तारीख में ये सिचुएशन इवॉल्व हो रही है जहाँ पे क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी 17% पे है, जिसमें हमने दिखाया कि आपको 0 से 2 सीटों के आसपास है, या मैथमेटिकली कहें कि थोड़ी और ज़्यादा हो सकती है आज के वक्त में। लेकिन आने वाले वक्त में क्या आम आदमी पार्टी वो थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगी जहां पे ये वोट जो है उनका सीट कन्वर्जन में होना शुरू होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, आज की तारीख में उन्होंने ये इस गुजरात की पॉलिटिक्स को, जो कि बाइपोलर हुआ करती थी, उसे ट्रायंगुलर कंटेस्ट में तब्दील कर दिया है और उसमें जो है कांग्रेस को नुकसान होता हुआ ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि जो उनके खाते में जो वोट्स आ रहे हैं वो कांग्रेस के खाते से ज्यादा आ रहे हैं, बीजेपी से कम आ रहे हैं। तो इसलिए ये एक तरफा लड़ाई आज की तारीख में बीजेपी के फेवर में होती दिख रही है। एक सवाल खाली जी और उसके बाद फिर मैं अपने मेहमानों के पास चलूंगा। चूंकि हम लोग अभी सर्वे में आगे डिटेल में बात करेंगे तो थोड़ा सा हाईलाइट आप समझना चाह रहे थे क्या, जो कास्ट इक्वेशंस हैं, वर्ग के इक्वेशंस हैं, जेंडर इक्वेशंस हैं, उसमें भी आपको ऐसा ही ट्रेंड दिख रहा है? ऐसा ही दिख रहा है। उसमें डिवीजन हुआ है, खास तौर से जो कांग्रेस के वोट्स थे उनको लेकर के डिफरेंट कास्ट में, इनफैक्ट एज ग्रुप्स में भी। एज ग्रुप में अगर आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग फिगर ये है, जो यंग वोटर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा एस्पिरेशनल एज होती है 26 से 35 वाली एज के, वो ज़्यादातर वोटर्स जो हैं मतलब आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ हो रही है वो उनके इस तबके में ज़्यादा हो रही है, इस एज कैटेगरी के वोटर्स में। तो इसी तरह का रिफ्लेक्शन हो रहा है अलग अलग जो कास्ट कम्युनिटीज़ के जो वोटर्स हैं उनमें, वो भी इसी तरह से आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर बढ़ रहा है, जो आ रहा है, वो अक्रॉस 4 रीजन्स हैं, जो 4 रीजन्स हैं, सेंट्रल गुजरात, नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, उसमें इक्वली वो आ रहा है लगभग 15 से 17%। शायद साउथ गुजरात में सबसे ज़्यादा है 18% आ रहा है, लेकिन सभी जगह वो 16, 17, 18% इतना ही है। और यही हमें दिख रहा है जो अलग अलग कास्ट के भी जो वोटर्स हैं उनमें भी। जी नहीं, इंटरेस्टिंग है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाता हूँ। एक निवेदन मेरा ये है कि थोड़ा छोटे छोटे जवाब रखिएगा और एक दूसरे की बात सुन के जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा। एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट है कि गुजरात में 25 से 30 की उम्र का जो वोटर है उसने कोई और सरकार देखी नहीं आज तक सिवाय बीजेपी के। तो ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात है। खैर, ये सब चर्चाओं में मिल जाएगी। प्रेम शुक्ला जी, बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन उसके बावजूद भारी बढ़त आपको मिल रही है। क्या ये टैक्टिकल वोटिंग की वजह से आपको लगता है, या फिर आप लोगों का कामकाज इतना शानदार है कि लोग बाकी सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं? नीरज जी, अगर 3 दशकों तक अगर भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता अपराजय भारतीय जनता पार्टी को रखती है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से गुजरात का कायाकल्प किया है, गुजरात की जनता को समस्याओं का निस्तारण किया है, जिस तरह से गुजरात को विकास के पथ पर ले गए हैं,
उसका परिणाम साफ तौर पर दिखाई देता है। पिछले चुनाव में चूंकि जातीयता का एक दौर चलाया गया था कि पार्टी विशेष द्वारा कुछ जातीय नेताओं को आगे करके जाति विभाजन का विष बोया गया था गुजरात में, उससे भी जो है वो गुजरात उबर चुका है। और जैसा कि आपके सर्वे के संपादक आदरणीय खालिद जी कह रहे थे, अब उसमें चूंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही पिछले 3 दशकों से मुकाबला होता रहा है। उसके पहले 1995 के पहले जनता दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला हुआ करता था, लेकिन 1995 के बाद जनता दल का वहां पतन हो गया और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही मुकाबले रहे। इस बार आम आदमी पार्टी वहां, जैसा कि सर्वे दिखा रहा है, वहां मैदान में उतरी है, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो परिणाम आएगा। या तो भारतीय जनता पार्टी के वोटों ले जाएंगे या कांग्रेस के वोट ले जाएंगे। आपके जो सर्वेक्षण में है, सर्वेक्षण के अनुसार वो ज्यादा कांग्रेस का वोट ले जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कम वोट ले जा रहे हैं। तो इन चीजों का भी परिणाम चुनाव पर पड़ता है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन इस तथ्य को हर कोई स्वीकारेगा कि गुजरात का भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कायाकल्प किया, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश 2022 के चुनाव में मिलना भी सुनिश्चित दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, चूंकि सर्वे में ही ये जब पूछा गया कि मोदी जी का कामकाज कैसा है तो 60% लोग मानते हैं कि अच्छा है, और गुजरात सरकार का कामकाज भी अच्छा कहने वाले 42%, हालांकि उसकी तुलना में कम है। अगर रेटिंग भी देखें तो मोदी जी की रेटिंग और सीएम की रेटिंग में डबल का डिफरेंस है, लेकिन है। और चूंकि मोदी जी वहाँ के हैं तो वो एक नेचुरल उनके लिए है, लोगों का प्यार है उनके लिए, जो सर्वे में दिखता है। अतुल जी, सर्वे भी कह रहा है कि नुकसान आप ही का सबसे ज़्यादा हो रहा है, मानते हैं? ऐसा है नीरज जी, ऐसा है नीरज जी कि जिस राज्य में जीआईडीसी जो कांग्रेस के जमाने में डेवलप हुई थी, जहां एमएसएमईज पूरी तरह से खत्म हो गई, यानी डायमंड इंडस्ट्री है, सिरेमिक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ब्रास प्लांट है, सारी की सारी इंडस्ट्री जो है खत्म हो गई और बेतहाशा बेरोजगारी जो है वो बढ़ चुकी है। एक साबरमती रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट, यानी अगर पूरे गुजरात का डेवलपमेंट अगर ऐसा वो उनका कहना होगा तो वो उनको मुबारक, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। वहां पर भी लोगों को आधे घंटे के लिए 30 रुपया देना पड़ता है। मैं चूंकि वहां का प्रभारी हूँ साउथ गुजरात का, तो अहमदाबाद जाना होता है तो वहां मैं गया था, 30 रुपया देना पड़ता है साबरमती फ्रंट पर। तो ये एक अलग बात हो गई। 6000 स्कूल इन्होंने बंद किए हैं। आप जाइए डांग की तरफ, नीचे जो आदिवासी इलाका है, वहां पर स्कूल नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, लोगों को शिक्षा नहीं है वहां पर। किसान के ऊपर 90,000 करोड़ का जो है वो कर्जा चढ़ चुका है। 24,000 शिक्षकों के पद खाली है। 47,000 के करीब जो है वो टीईटी पास करके लोग बैठे हैं, लेकिन 24,000 अभी तक उन्होंने जो है टीचर्स के पद भरे नहीं है। दूसरी बात, व्यापम जैसा ही वहां पर हुआ है, 10 बार जो है वो पेपर जो है फूटे हैं। अभी जो हमारा भी एक सर्वे है जो कहता है कि 42.2% उनका वोट है और 41.5% हमारा वोट है। और जो ये आप जो है, जो आप कह रहे हैं वो आप जो है वो काफी आपके जैसा ही है, लेकिन उसका वोटिंग परसेंटेज जो है वो 3 से 3.5% के आसपास जो है हमारे इसमें दिखा रहा है। हम भी सर्वे अभी जो है कंटिन्यू चालू है। तो जो 8 वचन जो राहुल जी ने दिए हैं, उसमें 3 लाख तक का कर्जा माफ करना है, 3,000 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, सबको बेहतरीन एजुकेशन जो है वो देने की बात है, बेरोजगारी हटाने की बात है, दूध को 5 रुपया जो है वो बढ़ाकर देने की बात है। तो ये सारे 8 वचन में जो विषय है लोगों के, जिसके लिए गुजरात तरस रहा है, 27 साल का जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार है बड़े पैमाने पर, उसकी बात हो रही है। अब मुझे बताइए, जो प्रेम जी ने कहा वो तो कहेंगे ही, लेकिन जहां पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदलना पड़ा, जहां कोविड के दौरान जिस तरह की जातियां लोगों पर हुई है, उसका तो इतिहास तो एक अखबार ने सामने रखा था, जिसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई थी। यानी जहां पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था, अतुल जी, जहां कोविड में मिसमैनेजमेंट पूरा पता था। अभी तो मैंने साइबर क्राइम की बात नहीं की, जहां छोटी छोटी लड़कियां 0 से लेकर 14 साल तक की, 15 से लेकर 18 साल तक की, सबसे ज्यादा अपहरण जो है वहां होता है। एनसीआरबी का डेटा, मैं अपना डेटा नहीं कह रहा हूँ। अतुल जी, मैं सवाल बीच में सवाल भी आपसे पूछता हूँ, आप ही को जवाब देना है। देखिए, कोविड की आपने चर्चा की, 4% लोग केवल मानते हैं कि वो मिसमैनेजमेंट था। आपने बेरोजगारी की बात की, 31% है। सर्वे कह रहा है नहीं, मेरा नहीं सर, सी वोटर का सर्वे। बेशक ये आपको अधिकार है कि आप उससे ना इत्तेफाकी रखें, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सर्वे दिख रहा है, आप तमाम जो इश्यूज गिना रहे, हो सकते वो हो, लेकिन उसके बावजूद लोग 47% वोट दे रहे हैं, आपसे 15% ज्यादा। बहुत बड़ी डिफरेंस, बहुत बड़ा मार्जिन है। एक ही बात बताता हूँ मैं जी। लास्ट टाइम भी अमित शाह जी ने 150 की बात की थी,
सी वोटर का सर्वे भी आसपास कहीं वही था। ये जाति की बात करते हैं, जाति की बात तो 30 साल से वह यही करते आ रहे, देश में 8 साल से कर रहे हैं। अभी मुझे बताइए, ट्रेन रेल नहीं तो चैन नहीं, ये कहाँ का आंदोलन था? जीएसटी का आंदोलन कहाँ का था? आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सूरत की पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जरी की इंडस्ट्री पूरी तरह खत्म हो चुकी है, पावरलूम पूरी तरह खत्म हो चुका है, और डायमंड इंडस्ट्री जो है, छोटे मोटे मंजोले जो उद्योग है वो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, बेरोजगारी बेतहाशा है। तो ये कहने सुनने की बात, और लोगों को जिस तरह की महंगाई, जिस तरह का जीएसटी आम आदमी पर जो लादा जा रहा है, उसका भी इम्पैक्ट जो है वहां लोगों के साथ जाने के बाद, लोगों के साथ चर्चा करने के बाद ये एक पता चलता है। तो ठीक है, ये सर्वे है, उन्होंने जो किया है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुद्दे देखिए आप क्या है। ड्रग्स सबसे बड़ा इशू, इतना बेतहाशा ड्रग्स जो है वो गुजरात के पोर्ट से आ रहा है। वहां पर मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन सारी चीजों को लेकर, ना स्पेशल टास्क फोर्स बिठाया गया, ना स्पेशल टास्क फोर्स बिठाया गया, ना कौन लाता है उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन 2 लाख करोड़ के आसपास ड्रग आ गया है, थोड़ा बहुत पकड़ा गया है 10-12 हजार करोड़। अतुल जी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे ड्रग्स आया और वो लोग जो है उसके बावजूद अतुल जी रुकिएगा सर, रुकिएगा सर। सर्वे पे विश्वास रखना थोड़ा मुश्किल है। नहीं ठीक है, आपको अधिकार मत करिए, आप विश्वास, और राजनीतिक दल होने के नाते आपको इसका इसी तरीके की चर्चा भी करनी चाहिए। लेकिन हम लोग, चूंकि मैं खालिद जी के साथ हूँ आज, चूंकि लाइव ट्रैकर है, इसमें तरह तरह की चीजें रोज कैप्चर होती हैं। खालिद जी, एक छोटा सा कमेंट आप इशारा कर रहे हैं, ये सब मुद्दे जो गिना रहे थे ये सब कैप्चर नहीं हो रहे हैं क्या? पहले तो नीरज जी, मैं अतुल जी को थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि सी वोटर ने भी पिछली बार उतना ही दिखाया था जितना अमित शाह जी कह रहे थे। मैं इनको बता दूं कि लास्ट टाइम जब 2017 में इलेक्शंस हुए तो हम लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं, और सी वोटर ने 74 सीटें कांग्रेस की दिखाई थी और 108 सीटें बीजेपी की, तो वो लगभग नतीजे उसी के आसपास थे। पहले तो मैं ये करेक्ट कर दूं जी। दूसरा ये कि जो हमारे ट्रैकर में सर वो सारे मुद्दे आ रहे हैं। लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ 31% लोग कह रहे हैं कि उनके लिए मुद्दे हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फार्मर्स इशू 15 से 16% लोग वहाँ कह रहे हैं। देखिए इश्यूज हैं, होता ये है सियासत में कि साहब उन इश्यूज पे कैपिटलाइज कौन कर रहा है, उन इश्यूज को कौन सी लीडरशिप किस तरह से उठा रही है। अगर आप कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को देखें तो अभी उनका इस वक्त में, मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा प्रोग्राम जो उनका चल रहा है वो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। अब आप उस भारत जोड़ो यात्रा का अगर आप रूट देखेंगे या शेड्यूल देखेंगे तो उसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश, ये 2 जगह जहां पे अभी चुनाव होने वाले हैं, वहां पे वो यात्रा उनके उसमें है ही नहीं उसमें। तो आपकी लीडरशिप जो इश्यूज हैं, जो पब्लिक को टच करते हैं, उनको आप कितना एग्रेसिवली उनको उठा रहे हैं, या पब्लिक से आप कितना कनेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं उन मुद्दों को लेकर के, ये इंपॉर्टेंट होता है। 31% हमारे ट्रैकर में भी आ रहा है कि 31% लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फार्मर्स इशू लोग कह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लोग कह रहे हैं। लेकिन आप कितने ज्यादा एग्रेसिवली लोगों के बीच में जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। अब आपके सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ा प्रोग्राम इधर पिछले 10-15 साल में, जब से उनके सियासत 2004 से जब से वो आए हैं, सबसे बड़ा उनका ये एम्बिशियस एक मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम उनका चल रहा है। लेकिन आप उनके भारत जोड़ो यात्रा में देखिए, वो गुजरात है ही नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अतुल जी। रुझान नहीं। अतुल जी, बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा। मतलब जहां चुनाव होने वाले 3 महीने बाद, वहां छोड़ करके आप केरल में इतने दिन से यात्रा चल रही है। नहीं, यही मेरा जो ऑब्जेक्शन है ना, यही है। खालिद साहब तो टेक्निकल पर्सन है, लेकिन शायद उन्होंने ज्योग्राफी देखी नहीं है। इस देश में अगर पदयात्रा अगर आपको कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक लेके जाना है, और वो भी पैदल लेके जाना है, तो उसको डेविएट नहीं, 50 किलोमीटर भी डेविएट नहीं किया जा सकता, वो सीधी जाएगी। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि गुजरात की जो हमारी लीडरशिप है वो वहां पर भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, लोगों तक जा रही है। 5 अगस्त को राहुल जी खुद अहमदाबाद आए थे और उन्होंने 8 वचन जो दिए थे, 8 वचन जो है हम लोगों तक सब तरीके से, सोशल मीडिया हो, हमारे पंचायत की मीटिंग्स हो, हमारे अलग अलग नेता जो है वहां जाकर कर रहे हैं। मैंने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है सूरत में, मैं बता रहा हूँ, आप देख लो या मैं भेज देता हूँ आपको। तो जो बात है वो बातें तो इनके इसमें दिख नहीं रहा है कि ड्रग्स का इंपैक्ट कितना बड़ा है लोगों पे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो रिस्पांस आया है मुझे पता है वो। तो हो सकता है आज इन्होंने किया है सर्वे में, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ क्योंकि मैं भी वहां अभी काम कर रहा हूँ, नहीं आना जाना लगा है जी अतुल जी। लेकिन अगर वो ऐसा कहते हैं, नहीं ज्योग्राफी बिना समझे अगर कहते हैं ऐसा कि नहीं अतुल जी एक मिनट, चली जाए या हिमाचल चली जाए। अख्तर जी का ये कहना है, अतुल जी अख्तर जी का ये कहना है कि जो गैल्वनाइज आपको गुजरात में करना चाहिए वो
आप केरल में कर रहे हैं। उनका ये नहीं कहना है कि आप उधर राहुल जी गए नहीं कभी, जाएंगे नहीं, जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, लेकिन जो गैल्वेनाइजेशन, जो हाइप क्रिएट करनी चाहिए आपको गुजरात के लिए, वो इस समय मिसिंग है। वो ये बात कह रहे हैं। बाकी आपकी प्लानिंग होगी पदयात्रा वहां नहीं जा रहे ऐसा उन्होंने कहा जी। तो ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी देश की। प्रेम शुक्ला जी, एक छोटा सा कमेंट आपका, उसके बाद मैं रीना जी के पास आता हूँ। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में हैं। जी नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि मुद्दा विहीन हो गया है। अभी बहुत सारे जन कल्याणकारी निर्णय लिए जाने हैं और उनका क्रियान्वयन किया जाना है। अब मुद्दे की बात यह है कि जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो लोग देखेंगे कि गुजरात में एक जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां बेरोजगारी कैसी है। बगल में राजस्थान कांग्रेस जो वहां पर प्रतिद्वंदी पार्टी है, राजस्थान CMIE का जो परसों आंकड़ा उनके महेश व्यास जी सीईओ ने जारी किया है, उसमें देश में सर्वाधिक बेरोजगारी की दर राजस्थान में है, सर्वाधिक बलात्कार राजस्थान में है। अभी आप कह रहे हैं कि अतुल जी कह रहे हैं पूरी कैबिनेट बदल दी। भाई हमारे यहाँ अनुशासन है, इसलिए मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट बदल जाती है और सारे लोग उसको जो है हमारे नेतृत्व का और संगठन का निर्णय मान के स्वीकार लेते हैं। आप एक जगह मुख्यमंत्री नहीं बदल पाते हो भाई, कांग्रेस तोड़ो शुरू हो जाती है। तो आपका नेतृत्व अगर लचर है, कमजोर है, अगर उसको लोग नहीं स्वीकारते आपके पार्टी के लोग, तो उसमें भाजपा का दोष नहीं हो सकता ना। अगर राहुल गांधी विफल नेता हैं, श्रीमती सोनिया गांधी बीमार हैं और अगर नेतृत्व विहीनता के कारण आप राजस्थान में जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और आपके सारे विधायक जो है वो त्यागपत्र देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये किसकी विफलता है? ये भाजपा की विफलता है कि कांग्रेस के नेतृत्व की विफलता है? ये तो आपको आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है अतुल जी। शुक्ला जी, आप यही बता रहे जो हम जो कह रहे हैं ना, इस देश में तानाशाही है, तो तानाशाही बीजेपी की आप खुद ही बता रहे हैं। अतुल जी एक मिनट, अतुल जी और प्रेम शुक्ला जी, सर डेविएट हो जाएंगे हम लोग मुद्दे से अलग चले जाएंगे। मैं सर्वे पे थोड़ा ज्यादा बातचीत कर जाता हूँ, इस पे आएंगे अभी दोबारा, तो आप लोग एक दूसरे को काउंटर कर लीजिएगा। अभी बी टीम पे बात नहीं किया मैंने जी। रीना गुप्ता, बी टीम, अरे सर आप भी रीना गुप्ता जी, आप लोगों ने जो इनरोड किया है गुजरात में और बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, केजरीवाल जी कई बार जा रहे हैं, लेकिन उस थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पे सीट में कन्वर्जन हो। वोट तो 17% दिखा रहा है ट्रैकर, लेकिन सीट 2 ही बन पा रही हैं, क्योंकि जहां पे बाइपोलर से फिर वो ट्रायंगुलर बनता है कॉन्टेस्ट, उसमें शायद 22-24% की दरकार होती जब सीट कन्वर्जन शुरू होता ज़्यादा, और कांग्रेस आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। जी देखिए नीरज जी, अभी तो चुनाव अनाउंस भी नहीं हुआ है। अभी आप देखिए कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का ग्राफ कैसे ऊपर पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, जो आम आदमी पार्टी का वोटर है वो एक साइलेंट वोटर होता है। और मैं आपको सी वोटर की पुरानी कुछ सर्वे के बारे में बताऊंगी। 2013 में सी वोटर ने हमें सर्वे में 8 सीट दी थी, हमारी 28 सीट आई थी। 2020 के दिल्ली के चुनाव में उन्हें 42 हमें दिए थे, हमारी 63 सीट आई थी। और लेटेस्ट जो पंजाब था वहां इन्होंने हमें 55 सीट दी थी और हमारी 92 सीट आई थी। तो जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, सी वोटर के सर्वे या कोई और भी सर्वे रहे हो, उन सब सर्वे में हमेशा से ये देखा गया है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोटर एक साइलेंट वोटर होता है, वो खुल के बोलना नहीं चाहता कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देगा, यही कारण है कि आपको सर्वे में हमेशा फिगर जो है कम नजर आएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि पिछले दिनों जितनी भी अरविंद केजरीवाल जी की रैली हुई है, कल भी जो रैली हुई थी कैसे भीड़ उमड़ के आई थी। वहां दूसरी जगह आपने देखा होगा कि कैसे मोदी जी की रैली के फोटो वायरल हुए, जहां सारी कुर्सियां और सारी चेयर जो है खाली पड़ी रही हैं। आपने देखा कि जब हम यहाँ पे गुजरात में चुनाव रैली के लिए जब हम वेन्यू तलाश रहे थे, तो वह भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को हड़का के हमारे 13 वेन्यू कैंसिल कराए, 13 वेन्यू। अगर आम आदमी पार्टी इतनी अप्रासंगिक है तो फिर भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा क्यों डर रही है कि आप हमारे सारे वेन्यू कैंसिल कराएं। जिस ऑटो चालक ने अरविंद केजरीवाल जी को अपने घर पे बुलाया, उस ऑटो चालक को हड़काया गया कि तुम्हारा ऑटो का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, और उसको जबरदस्ती उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा। जो वीडियो उसका निकला है उसमें आप देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता साथ में खड़े होकर उसको बता रहे हैं कि मीडिया में क्या बोलना है। तो अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे नीरज जी, तो इस समय 27 साल का कुशासन है, जनता बुरी तरह त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी से। इस समय करीब 20 अलग अलग तरह के आंदोलन चल रहे हैं गुजरात में,
चाहे वो शिक्षा कर्मियों का आंदोलन हो, चाहे एक्स सर्विसमैन का आंदोलन हो, पुलिस का आंदोलन हो। और देखिए जैसे जैसे केजरीवाल जी ने अपनी अनाउंसमेंट करे, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे गई। पुलिस कर्मियों का मुद्दा हमने उठाया, फौरन 500 करोड़ रुपए का पुलिस कर्मियों का पैकेज अनाउंस करना पड़ा सरकार को। 27 साल में क्यों आपने 500 करोड़ का पैकेज नहीं अनाउंस किया? और देखिए कि अब आप अगले कुछ दिनों में बहुत स्पीड से आप देखेंगे कि रोज नए एमओयू साइन होंगे, रोज नया उद्घाटन होगा। मैं अभी स्टडी कर रही थी कि पिछले जो 5 साल के एमओयू साइन हुए उसमें से 40% पर भी काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि चुनाव के टाइम में बस ये दिखाया जाता है, शोषा किया जाता है कि फलाना एमओयू साइन हो गया, इतने रोजगार आएंगे, इतनी नौकरियां आएंगी, लेकिन वो कुछ भी ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलता। यही कारण है, आप देखिए कि 27 साल में अगर एक पार्टी किसी एक स्टेट में काम करे तो आपको 27 साल में वहां पे राम राज्य आ जाना चाहिए। हमने दिल्ली में 5-6 साल में जो चेंज करके दिखाया, 27 साल में नहीं जी रीना जी, कि आज की तारीख में भी स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर नहीं है। आप देखिए रोज तो जो वहां के कर्मचारी हैं जो रीना जी थोड़ा मतलब अगली बार के लिए भी रखिए थोड़ा संक्षेप में। एक सवाल आपसे और छोटा सा बनता है, ये बारी जो आप बात कह रही शायद लोग इसको सुन रहे होंगे तभी तो 17% तक आप पहुंच रही हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझने की कोशिश करिए। जो अभी अख्तर ने हम लोगों को समझाया कि आप कांग्रेस का वोट काट रही हैं, ये ऐसा ट्रैकर में निकल के आया है, तो उसकी वजह से जो ट्रायंगुलर बन रहा है उसमें आप बीजेपी का नुकसान नहीं कर रही हैं, आप कांग्रेस का नुकसान कर रही हैं। इसी वजह से वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच नहीं पा रहे, वो सीट कन्वर्ट नहीं हो पा रही। आपको याद होगा उत्तराखंड में एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन थी कि आपका वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा दिखता था, लेकिन अंत में अच्छा ये बिल्कुल सही बात है कि सिचुएशन फ्लूइड है, बढ़ भी सकता है आपका, घट भी सकता है। तो इसको भी आप मद्देनजर रख रही हैं कि आप अभी डेंट उतनी स्तर का नहीं कर पा रही। देखिए नीरज जी, ये तो अख्तर जी के लिए सवाल है कि ये कैसे कोई बोल सकता है, कोई सर्वे ये नहीं बोल सकता है कि हम कांग्रेस का वोट काट रहे हैं। क्यों हम भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं काट रहे हैं? सर्वे से आपको ये कभी कम काट रहे हैं, बीजेपी का कम, कांग्रेस का ज्यादा, उन्होंने ये कहा है 80-20। वो तो वहां के वोटर को निर्णय लेना है कि उसको किसको वोट देना है। दिल्ली का जो काम है, दिल्ली के काम से वहां के वोटर्स बहुत खुश हैं। उन्होंने जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, फ्री बिजली, फ्री बस, इस सब के बारे में सुना है। यही कारण है, आप ग्राउंड पे जाके बात करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह रैली में भीड़ उमड़ रही है, बिल्कुल बुरी तरह से। सब लोग जो हैं, चाहे आप नॉर्थ में चले जाइए, चाहे आप साउथ में चले जाइए, हर जगह से आम आदमी पार्टी को बहुत स्नेह मिल रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव अनाउंस होंगे और जैसे जैसे इलेक्शन के करीब आएंगे, और मैं तो आपको पंजाब का एग्जांपल देना चाहूंगी ना। पंजाब में सी वोटर ने हमें 92 सीट दी, हमें 92 सीट दी थी और हम 52 दी थी और हमारी 92 सीट आई है। तो देखिए मतलब जो हमारा वोटर है वो हमेशा से साइलेंट वोटर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात में झाड़ू चलने वाली है, बदलाव की लहर है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जी जी जी। कौशिक मेहता सर, आपका भी अपना आकलन और अनुमान है, तो ये सी वोटर के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, क्या ऐसी ही तस्वीर है वहां पे? इसमें 2-3 बातें आपको गौर करना पड़ेगा। ये पहले तो जो खालिद भाई ने बताया कि ट्रायंगुलर ये होने वाला है पोल, ये पहली बार गुजरात में 30-32 साल के बाद हो रहा है। कई पार्टियां, तीसरी पार्टी आई लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली, लेकिन पहली बार आज आपकी चर्चा हो रही है गुजरात। भाजपा को भी थोड़ा बहुत तो डर लगा हुआ है कि ये एक बार जो घुस गया तो हमें दूसरे राज्यों पर भी उसका मुकाबला करना पड़ा। मेरा ख्याल ये है कि अरविंद केजरीवाल भी समझते हैं कि गुजरात में पहली बार में सत्ता नहीं आने वाली, लेकिन ये भाजपा का गढ़ है, नरेंद्र भाई और अमित भाई का ये होम स्टेट है, और इसमें आप 5, 10, 15, 20 सीट भी लाते हो तो लोगों को एक मैसेज पूरे देश में जाएगा कि गुजरात में हो सकता है तो पूरे देश में हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आपको कांग्रेस में सेंध लगाना आसान है, भाजपा में थोड़ा मुश्किल है। ये बात आपको स्वीकारनी पड़ेगी, ये वास्तविकता है कि भाजपा मजबूत है गुजरात में, 27 साल से सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी होता है, और ये जो पूरी सरकार बदल गई उसका इम्पैक्ट क्या है
भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार को अभी 1 वर्ष ही हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी को वोट मिलने वाला है, ये पक्की बात है। मैं ये मानता हूं कि पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है कि बीजेपी को थोड़ी बहुत दिक्कत शुरू हुई है। तो वो मानते हैं कि कांग्रेस को ज्यादा नुकसान, जो सी वोटर ने बताया कि कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होने वाला है, वो ये पक्की बात है, मैं समझता हूँ पक्की बात। लेकिन वो भाजपा को कितना नुकसान कर सकता है, क्योंकि जो सिटी बेस्ड एरिया है, अर्बन एरियाज है, इसमें भी आपकी सभाएं अच्छी जा रही है, ग्रामीण इलाके में तो जा ही रही है। और जो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उत्तर गुजरात में जो पूरी यात्रा 5 दिन की निकाली, का भी कुछ तो कुछ इम्पैक्ट दिखने को मिला है। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस को तो नुकसान होने ही वाला है, लेकिन भाजपा को कितना नुकसान हो सकता है, कितना कर सकते हैं आप, ये सबसे बड़ा सवाल। कौशिक जी, जो बात आप कह रहे हैं, सर्वे में ये नहीं दिख रहा है। सर्वे में तो ये दिख रहा है कि बल्कि आम आदमी पार्टी की वजह से और रास्ता आसान हो रहा है। ये बिल्कुल फैक्ट है, तथ्यों में दिख रहा है। और जो नुकसान, सही बात है। हाँ, नुकसान हो रहा बीजेपी को हो रहा है। पिछली बार पाटीदार समुदाय बड़ा नाराज था, बड़ा तगड़ा उन्होंने आंदोलन किया था, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत। इस बार तो वो भी नहीं है। वो उनकी जो पिछली बार 3 लड़के थे, उसमें से 2 लड़के आगे भाजपा में, एक अभी उधर है। वो बात खत्म हो गई। पाटीदार आंदोलन वाला जो किस्सा था वो खत्म हो गया, हार्दिक अब बीजेपी में आ गया, वो बात नहीं है। हाँ। तो वही तो सवाल है ना कि आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इनको कितना नुकसान करे, लेकिन वो नुकसान दिखता ही नहीं। हो तो 47% बहुत बड़ा वोट परसेंटेज होता है। कौशिक जी, आपने अपने को अनम्यूट कर लिया है। कौशिक जी, आप म्यूट में है, प्लीज अनम्यूट करिए उसको। नहीं, शायद खालिद आप कुछ कहना चाहते हैं, इसमें जोड़िए। जी, मैं कौशिक जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, अभी जो मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है गुजरात में, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की लड़ाई बीजेपी से नहीं है ज़्यादा। उसकी लड़ाई जो इस वक्त जो हमारे सर्वे के हिसाब से जो हम समझ सकते हैं वो ये है कि वो कांग्रेस की स्पेस खाना चाहती है। और कांग्रेस की स्पेस खाने के साथ साथ वो एक मेन अपोजिशन के पार्टी के तौर पे वहाँ आना चाहती है। कौशिक जी वहाँ पे सही है कि बीजेपी को दिक्कत होनी शुरू हो गई है। बीजेपी को आज दिक्कत नहीं हो रही है, आज तो बीजेपी जीत रही है, लेकिन जिस तरह का ट्रैक आम आदमी पार्टी का रहा है कि वो एक बार अपोजिशन में आने के बाद वो जिस तरह से टेक ऑफ करते हैं, फिर उनको रोकना मुश्किल होता है। तो बीजेपी ये समझ रही होगी कि अगर ये गुजरात में जैसे इनका वोट शेयर बढ़ रहा है, अरविंद केजरीवाल की मीटिंग्स होने के बाद से वहाँ सीन चेंज होता है, और अगर वो आने वाले वक्त में एक स्ट्रॉन्ग फेस देते हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी कमी ये भी रही है कि उन्होंने अभी तक कोई फेस नहीं दिया है, सीएम फेस। और पंजाब में भी हम देखें, जब तक उन्होंने भगवंत मान को वहाँ का सीएम फेस नहीं बनाया था, तो हमारे ट्रैकर के हिसाब से भी उनकी वो रेटिंग्स नहीं जा रही थी। और रीना जी, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, बीच में पंजाब की बात जिक्र आया, तो हमने आपको 54 से 63 सीटें दी थी सी वोटर ने, और हम लगातार कह रहे थे कि हमारा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। ये भी हम लोग कह रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा एक इस तरह का फिगर्स आ रही थी कि हम कंजर्वेटिव कह रहे थे, लेकिन सबसे पहले हम ही लोग थे जिन्होंने, जी मैं मान रहा हूँ 92, लेकिन आपने कहा 54, हमारा रेंज था 54 to 63। उसमें हम ये एक लगाते थे कि ये हम कंजर्वेटिव सीट्स दे रहे हैं। अब वापस आते हैं गुजरात पे, तो ये कि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की जद्दोजहद बीजेपी को डिसलॉज करने से ज़्यादा कांग्रेस की जो वीकनेस है उसके ऊपर कैपिटलाइज करते हुए अपनी स्पेस बना करके वहाँ एक मेन अपोजिशन पार्टी के तौर में इमर्ज करने की ज़्यादा है। और बीजेपी को तकलीफ उसी दिन शुरू हो जाएगी अगर ये इमर्ज करते हैं उस लेवल पे, तो फिर बीजेपी के लिए खतरा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी का जो वहाँ पे मेन पिच है हिंदुत्व की, उसको केजरीवाल चैलेंज नहीं करते हैं। इनफैक्ट गुजरात में हिंदुत्व हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गुजरात पॉलिटिक्स, और उसमें बहुत संभल के केजरीवाल जी खेलते हैं। तो अभी तो इस चुनाव में तो ये हमारे सर्वे के हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी विल हैव एन इजी रन। लेकिन आप देखें कि उनका वोट शेयर 2% उनका भी कम हो रहा है, 49 से 47% के आसपास आ रहा है इस बार। लेकिन अगर वो अपोजिशन में ठीक ठाक पोजीशन में बैठ जाते हैं, देन दे विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द बीजेपी इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। तो ये बीजेपी भी समझ रही है। अतुल लोने बस जी, मैं ये इतना ऐड करना चाह रहा था। सभी लोग आप ही की तरफ इशारा कर रहे हैं, नुकसान आप ही का हो रहा है। देखिए, सर्वे भी यही कह रहे हैं। ऐसा है कि जनता को भी समझता है, जनता भी होशियार वोटर है। लास्ट टाइम हमारी 16 सीटें जो है वो 2000 के अंदर के वोट मार्जिन से हारी थी।
बहुत छोटे छोटे मार्जिन से 16 सीटें हमारी कम हुई थी और 79 सीटें हमने जीती थी। तो ये एक क्लोज कंटेस्ट हुआ था और अभी लोग जानते हैं। ठीक है, पंजाब में उन्होंने लास्ट टाइम कुछ सीट्स ली थी, इसलिए वहां पर शायद उनको आपको मिला होगा मौका, लेकिन लोग भी ये सोचते हैं। अभी जिस तरह का विश्लेषण खालिद जी कर रहे हैं तो लोग समझ रहे हैं कि ये बी टीम के तहत बराबर काम करती है। जहां पंजाब में बीजेपी का कुछ नहीं था तो वहां आपको मदद हो गई और यहाँ पर आपका कुछ नहीं है तो आप बीजेपी को मदद कर रही है। ये लोगों तक जाता है और लोगों को ये पता चलता है आप और बीजेपी समझता है मदद कि क्यों करेंगे? वो बीटी में क्यों कहे भाई, वो उसकी बीटी में क्यों है? सुनो ना नीरज जी सुनो ना, वो दिखता है ना रिजल्ट में तो सारी चीजें दिखती रीना है। जी, मैं आपके पास आऊंगा, इसके बाद आप ही बताऊंगा। हाँ, जिस तरह का प्रचार होता है और जिस तरह से एक इलेक्शन टैक्टिक्स बनाई जाती है उससे पता चलता है। तो दूसरी बात ये कि लोगों को ये भी समझता है कि जो सत्ता में आ नहीं सकता, जो एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है वहां पर, ये भी विचार चल रहा है। हमारी जो जानकारी है, इलेक्शन को थोड़ा आगे कर दिया जाए ताकि एंटी इनकम्बेंसी कम की जा सके, मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा वहां लाया जा सके, या फिर ज्यादा से ज्यादा घोषणाएं जो है करते जाओ। जैसा अहमदाबाद मेट्रो की घोषणा होती जा रही है, सूरत की घोषणा होती जा रही होती। भैया हम भी राजनीति में नीरज जी, हम कोई कंचे थोड़ी खेल रहे हैं, हमें भी पता चलता है ना सारे सोर्सेस। थोड़ी जानकारी होगी आप जी। तो सोर्सेस तो नहीं बता सकते ना। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 5 लाख कंप्लेंट तो शारदा चिट फंड की है। बहुत बड़ी बड़ी बातें तो बंगाल में हो गई, उड़ीसा में हो गई, गुजरात में क्यों नहीं होती है? 1000 करोड़ के आसपास जो है वो यहाँ पर गड़बड़ हुई है, लेकिन उसकी कोई चर्चा जो है इसमें सरकार जो है एकदम चुप है। ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी वहां पर डेवलप नहीं किया गया है जी। महिलाओं के खिलाफ मैंने एनसीआरबी का डेटा सारा बताया है। लड़कियां जो है वो गायब है, लेकिन उसके बारे में ये सरकार जो है चुप है। ड्रग्स की सारी बातें बताई। तो जो लोग हैं, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हम वोट, एंटी इनकम्बेंसी वोट अगर किसी तीसरे पक्ष को देंगे या आपको देंगे तो फिर बीजेपी सत्ता में आ सकती है। तो इसके खिलाफ जो है, जो 8 हमने वचन दिए हैं, जो पॉजिटिव बात हम कर रहे हैं कि गुजरात को आगे कैसे लेके जाना है, उस 8 वचन को गुजरात की जनता जो है काफी रेस्पॉन्ड कर रही है। जमीन पे रेस्पॉन्ड कर रही है। और एक लास्ट मुद्दा, जमीन पे हमारा जो संगठन है, आपका संगठन सिर्फ सोशल मीडिया तक, हाइप तक है। जो एडवर्टाइजमेंट मिलती है उसके तक जो है वो हाइप है, वो हाइप दिखता है। नहीं तो मोदी जी के सभा से लोग, यानी सैकड़ों लोग ऐसे बाहर निकलते, हजारों लोग बाहर निकलते हुए दिखाई देते। अतुल, ये एक बात मैं बोलूं आपको, बुरा मत मानिएगा। आप लोग ना बुरा क्या मानना है? नहीं, बुरा इसलिए क्योंकि मतलब आपको लग सकती है, पर राजनीतिक बात है ये। कांग्रेस की एक बड़ी समस्या मुझे लगती है कि आम आदमी पार्टी को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलती है। पंजाब में उन्होंने क्या किया, दिल्ली में उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड में देखिए, गोवा में देखिए, आप लोग उनको बहुत हल्के में लेते हैं, सोशल मीडिया की पार्टी। ऐसा नहीं भाई साहब, ग्राउंड पे काम होता है उनका, वो दिख रहा है। एक मिनट नीरज जी, एक ध्यान में रखिए आप। हाँ। जिस तरह से बिहार में एमआईएम ने बी टीम करके काम किया था, उसके खिलाफ सर दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार, बी टीम कहां से हो गया? वो तो बीजेपी के खिलाफ खुल के लड़ रहे हैं। अब बात सुनिए, एक संगठन लगता है जमीन पर। दूसरी बात, एक जो है कंप्लीट एक 360 डिग्री एंगल जो है, वो एक थिंकिंग लगता है स्टेट को आगे लेके जाने का। अभी पंजाब में क्या हुआ 6 महीने में सबको पता है, सब देख रहे हैं। सारी चीजें ड्रग्स से लेके सारा शुरू हो गया है, इंसर्जेंसी सारी शुरू हो गई। तो लोगों को प्रशासन जो है वो दिख रहा है। सुनिए अभी नीरज जी, अभी जिस तरह का रिस्पांस वेस्ट बंगाल में लोगों ने दिया था और वोट कटुआ जो पार्टियां है उनको बाहर बाजू रखा था, उसका वैसा ही आपको गुजरात में दिखेगा। अतुल जी मैं वही तो कर रहा हूं, आप मेरी बात को साबित कर रहे हैं। सही, आपका बंगाल में सफाया हो गया है, आप इस बात को समझ ही नहीं रहे। आप देखिए, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये। अतुल जी प्लीज, आप गलत जगह लेके जाते हैं। नहीं, मैं गलत जगह लेके नहीं जा रहा हूँ। आप देखिए सर, अतुल सर, रीना जी के पास भी जाना मुझे। कांग्रेस जीत सकती थी, इसलिए लोगों ने पूरी तरह तृणमूल को वोट दिया। नहीं, ये एक धारणा है। मैं गलत, मेरा प्रश्न है ये, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। मेरा प्रश्न है, आप इससे कंप्लीटली डिसएग्री कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बीजेपी को हराने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं, और बहुत राज्यों में हम देख चुके हैं ये। तो आपको यही शायद नहीं पता कि आपका असली दुश्मन कौन है। रीना जी, आप बी टीम है क्या बीजेपी की? देखिए नीरज जी, कांग्रेस तो खत्म हो रही है, और कांग्रेस को समाप्त करने के लिए आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी ही काफी है। आप देखिए ये जो शब्द ये यूज कर रहे हैं, झूठा है, उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे। अतुल जी प्लीज, अतुल जी, इतनी अच्छी चर्चा चल रही है, आपने अपने बारे में बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाने वाला, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, में और दिल्ली में बाहर करके यहाँ गुजरात के लोग क्या माफ करेंगे उनको? जिस तरह से गांधी जी की जो है फोटो हटा दी,
पंजाब से हटा दी, दिल्ली से हटा दी और गांधी के गुजरात में जाकर वहाँ नीरज जी देखिए, इस तरह से डिबेट नहीं होता है। इन्होंने मुझे प्रवचन दिया, मैं चुपचाप सुनती रही। अतुल जी प्लीज अपनी अपनी बारी में देखिए, इतनी अच्छी डिबेट चल रही है अपने अपने टाइम पे, अपनी बारी में अतुल जी आप बोलिएगा। मैंने व्यक्तिगत अटैक नहीं किया। नहीं व्यक्तिगत बात नहीं है, उनको अपनी बात रखने दीजिए। जब अगर व्यक्तिगत अटैक होता मैं अटैक करूंगा। नहीं सुनिए तो सर, मेरी बात सुनिए, जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप काउंटर करिएगा, व्यक्तिगत कोई नहीं सर यहाँ पे। मतलब राजनीतिक बात ही नहीं। नहीं राजनीतिक बात करिए, राजनीतिक तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। रीना जी कंप्लीट करें प्लीज। हाँ देखिए, जो अतुल जी शब्द यूज कर रहे हैं वोट कटुआ, पहली बात तो मुझे शब्द से बहुत आपत्ति है। तो ऐसे तो कांग्रेस के लिए भी बोल सकते हैं कि कांग्रेस क्यों गई उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, 400 सीटों पे जमानत जब्त हो गई, तो वहां जाके भी इन्होंने क्या भारतीय जनता पार्टी की मदद करी? इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये इनसे कोई जो वोटर है उसको कोई आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपना कोई आपका जो आपने डिलीवरी नहीं किया है। जनता ने देखा कि पंजाब में किस तरह से आपने बुरी हालत कर दी पंजाब की, पूरे पंजाब को कर्जे में डुबो दिया। अभी तो 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में हमने इतना बढ़िया काम किया, मोहल्ला क्लिनिक खुल गई है, फ्री इलेक्ट्रिक बिजली मिलनी शुरू हो गई है। आप देखिए 5 साल में कैसे पंजाब का कायाकल्प होने जा रहा है। और बी टीम की बात है तो कांग्रेस से बड़ी बी टीम तो कोई है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की। 200 एमएलए तो कांग्रेस के बिके गए हैं, तो बी टीम कौन है आप बताइए? जो पिछले 8 साल में 200 एमएलए बिके गए हैं वो तो कांग्रेस के बिके गए हैं। इसका मतलब बी टीम आप है भारतीय जनता पार्टी की। और जनता ये देख चुकी है, पिछली बार गुजरात में भी कितने सारे कांग्रेस के एमएलए जो है भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी। जनता देख चुकी है कि कांग्रेस के ऊपर वोट वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस का सफाया होने वाला है बिल्कुल। जो चुनाव है इस बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, और आप देखिए कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ने वाला है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। नीरज जी मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ सर, छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद लौट के आते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, लौट की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी समय है हम लोगों के पास। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। अगर आपने लॉन्ग प्रॉफिट बनाया है तो रह सकते हैं आप। 30, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। तेजी वाला ट्रेड 875 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए। इजीली स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ। इस ऑप्शन के स्टॉप लॉस रखे करीब 32 रुपए के आसपास। देखिए कमाई का अड्डा। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। ऐसे लोगों को मंत्री बनाना नीतीश जी की मजबूरी है क्या? ये एक मजबूरी की सरकार बनी कि अब जो आरजेडी कहेगी हम वही करेंगे। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या सरकारें काम नहीं कर रही है? ये क्यों इग्नोरेंस है? विंडो ड्रेसिंग चलती रहती है केवल। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए स्वागत एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं गुजरात में जो चुनाव होने वाले हैं उसके संदर्भ में सी वोटर का एक सर्वे आया है। उस सर्वे के
आंकड़ों को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें, किसका पलड़ा भारी और पब्लिक का मूड क्या है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अंतिम सत्य नहीं है, ये सब फ्लूइड है, अभी सिचुएशन बदलती रहती है, 12 हफ्ते भी और हैं यहाँ पे चुनाव होने के लिए। समय कम होगा, इसलिए विशेष निवेदन है कि प्लीज़ छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी और कौशिक जी के पास में चलता हूँ। कौशिक जी, संक्षेप में आपका जवाब चाहिए, क्योंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी बीच में, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं शुक्ला जी के पास जाऊँगा। नहीं, मैं यही बता रहा था कि आपको आसान ये है रास्ता है कि कांग्रेस के वोट में सेंध डाले बजाय बीजेपी के वोट में सेंध डाले। ये वास्तविकता है, ये आसान तरीका है और ये दिल्ली में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ। अभी राजकोट में जहां से बोल रहा हूँ, राजकोट में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल जी ने की, तो उसने ऐसा ही बताया कि बीजेपी भी एक है और कांग्रेस भी एक सिक्के के दोनों बाजू है। तो आप कांग्रेस को वोट देके बेकार मत आपका वोट करिए। तो ये स्पष्ट है कि सेंध लगने वाली है कांग्रेस में ज्यादा। कौशिक जी, एक छोटा सवाल और आपसे, बहुत छोटा सवाल ये है, जनमानस में, जनता में इस सर्वे के हिसाब से सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं दिख रही है। चाहे जिस तरह के आंकड़े देख लीजिए, चाहे रीजनल आंकड़े देख लीजिए, चाहे पाटीदारों के आंकड़े देख लीजिए, चाहे जनजातीय आंकड़े देख लीजिए, वनवासी आंकड़े, सब में दिख रहा है कि बीजेपी मैसिव एज लेके बैठी। तो मोटे तौर पे तो इतने आंकड़ों को हम लोग मान लेते हैं कि वहां पब्लिक में कोई नाराजगी है नहीं। अब मैं एक बात, दूसरी बात आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे तब तो सूरज मध्याह्न पे था, ऊपर था, तभी भी 125 से ज्यादा सीट नहीं आई है। और नरेंद्र मोदी 13 बरस यहाँ रहे तो उसकी सीटें घटती आ रही। नरेंद्र मोदी थे तब भी ये था। अब सवाल यही है कि आप कितना सेंध लगाएगा कांग्रेस में और कितना बीजेपी में नुकसान, ये सवाल पूरे इलेक्शन ये सवाल पे अटका हुआ है। मुख्य विपक्षी दल कौन बनेगा, इसकी लड़ाई है क्या? हाँ, वही बात है ना कि भाई आप जो खालिद भाई ने जो बताया कि 15-20 सीट भी जो आप ले जाती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उसके। ठीक, ऐसा मानता हूँ। शुक्ला जी, बीजेपी की बन सकती है, ये जी, वो दूसरी बात है, लेकिन सवाल ये है कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये इलेक्शन का सबसे बड़ा सवाल ये है। शुक्ला जी, इलेक्शन का सबसे बड़ा सवाल तो ये है, कौशिक जी कह रहे हैं कि किसमें कितना एनरोड होगा। आपके तो बड़ा सेफ दिख रहा है नंबर्स के हिसाब से, अभी तक के हिसाब से जो भी हम लोगों के पास आंकड़े हैं। लेकिन एक बात जो भी कौशिक जी कह रहे थे कि जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो शायद अनप्रेसिडेंटेड होंगे। 143 तक अगर आपका नंबर पहुंचता है और 30 साल मतलब 27 साल की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी तो होगी ना थोड़ी बहुत। ये देखिए, गुजरात में प्रो इनकम्बेंसी देखी गई है। आप 2002 के चुनाव में भी लोग कह रहे थे कि हेवी एंटी इनकम्बेंसी और नरेंद्र मोदी जी जो है वो चुनाव हार जाएंगे। 2007 में भी यही हमने सुना, 12 में सुना, 17 में सुना, और हर बार आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत आसानी से चुनाव जीतने में सफल हुई। सबसे कठिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से 2017 का था, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 2017 के चुनाव भी क्यों कठिन थे, क्योंकि जातिवाद की आग में गुजरात को जलाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें कालांतर में कांग्रेस को विफलता प्राप्त हुई। और उस विफलता का परिणाम आज कांग्रेस भुगत रही है कि आपने एक जातीयता का जहर बोने का प्रयास किया, क्योंकि गुजरात में जातीय राजनीति खाम फार्मूला ये कब था, ये कांग्रेस का ही फार्मूला था ना, क्षत्रिय, हरिजन और मुस्लिम, इनको हम एक पाले में ले आएंगे। और गुजरात की सत्ता को जो है माधव सिंह सोलंकी का मानना था कि हम उसको शाश्वत कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी चूंकि विकास की राजनीति कर, दूसरा जो बार बार बात हो रही, जो कौशिक भाई भी जिस बात को रेखांकित कर रहे हैं, खालिद भाई भी रेखांकित कर रहे हैं, देखिए जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी से आप आज तक लड़ी है, 2013 से लेकर 2022 तक का इतिहास, वो कांग्रेस के गढ़ को जो है वो ध्वस्त करने में कामयाब होती है। दिल्ली में वो कांग्रेस को हराने में कामयाब हुई और वहां काबिज हो गई। इसी तरह पंजाब में भी वो कांग्रेस को हराने में कामयाब हुई। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस करने का प्रयास किया। आज आप देखिए चुनाव के बाद उनका जो अध्यक्ष था वह भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकारने के लिए तैयार हो गया।
इसी तरह से गोवा में कह रहे थे, गोवा की भी दशा आपने देखी किस तरह से। उत्तर प्रदेश में सारा प्रयास किया गया, वहां पर भी किसी प्रकार की। तो जहां भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हैं, उन गढ़ों में आम आदमी पार्टी 2013 से 2022 के जो चुनाव परिणाम है उनका विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध आम आदमी पार्टी नहीं लगा पाती है, लेकिन कांग्रेस के कुछ गढ़ों को भेदने में आम आदमी पार्टी कामयाब हुई है। यह दृश्य कोई भी चुनाव विश्लेषक जो चुनाव परिणाम 2013 से 2022 के बीच में है उनका अध्ययन करेगा तो स्पष्टता से रेखांकित हो जाता है। जी, यही बात तो मैंने कही थी, तो अतुल जी मान नहीं रहे। अतुल जी, सवाल है आपके लिए कि ये बहुत सही है, 2013 से विश्लेषण करिए और जहां पे आपको दिखता है कि 1-on-1 बीजेपी कांग्रेस में है, वहां पे आम आदमी पार्टी पहुंचती है, एनरोड करती है और आपका नुकसान कर देती है, और वो मुख्य विपक्ष के तौर पर वो सामने आ जाती है। पंजाब में ऐसा ही किया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने सत्ता बनाई। कोई भी झूठ जो है ना वो तात्कालिक होता है, उसको तात्कालिक सफलता जरूर मिलती है, लेकिन झूठ जो है वो तात्कालिक होता है। अभी शुक्ला जी जो है वो पाटीदार लोगों को तो दोष दे रहे हैं, उन्होंने अपने हक की बात की थी तो उनको दोष तो दे रहे, लेकिन जीएसटी ने जिस तरह से बर्बाद किया टेक्सटाइल को, जरी को और डायमंड इंडस्ट्री को और वावर लूम्स को, उसकी वो बात नहीं करते, उसकी वो कतई बात नहीं करते। वो ये बात नहीं करते कि बेताशा बेरोजगारी है और कुछ लोग गिने चुने लोगों को बेचकर पेपर दिए, नौकरी दी गई है, इसके खिलाफ की जो एंटी इनकम्बेंसी, शिक्षकों के जो आंदोलन चल रहे हैं उसके बारे में वो बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर खेलने वाला भाजपा है। अब रही बात आपकी, तो जो आज है लोगों के सामने एक्सपीरियंस है कि 8 साल में देश का क्या हुआ, और जो गुजरात मॉडल है कितना विफल है ना, एक स्मार्ट सिटी 100 साल में दिखी है ना, गुजरात मॉडल विफल हुआ, उसी तरह दिल्ली मॉडल जो लेके जा रहे हैं उसको भी ध्वस्त जो है वो हमने वहां पर गुजरात में किया है। सारी सच्चाई जो सामने रखी है, अभी कैसे बिल आ रहे हैं दिल्ली के लोगों को ये भी पता है। तो ये जो मॉडल है, ये जो झूठ का पुलिंदा जो है, जो जिन्होंने गुजरात गांधी जी को पंजाब से हटा दिया, गांधी जी को दिल्ली से फोटो से हटा दिया, और जब रेड्स चालू हुई तो घाट जो है राजघाट वो पैदल चलने की नौटंकी जो है वो केजरीवाल जी ने की थी। तो ये नौटंकी जो केजरीवाल जी है, ये नौटंकी गुजरात में जाके क्या बात करने वाले हैं अभी? क्या गांधी को नहीं मानने वाले इंसान को गुजरात एक्सेप्ट करने वाला है? गांधी जी का जो अपमान किया है केजरीवाल ने वो लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं? गांधी जी की जो नौटंकी रिक्शा से आना और चार्टर प्लेन से जाना, क्या लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं? तो ये सच्चाई भी लोगों के सामने है। सोशल मीडिया से क्रिएट किया गया हाइप, और जो ड्रग्स की बात की, जो दारू का बुटलेगर का कितना बड़ा प्रॉब्लम गुजरात में है, वो सारी जनता दुनिया देख रही है। तो ये सारे जो विषय है, वो विषय को हम साथ में लेके जाकर, जो हमारा पॉजिटिव एजेंडा है, जो हमारे 8 वचन है, वो 8 वचन गुजरात को अच्छा विकास दिखाने वाले हैं। हमने पंजाब में कर्जा माफ किया था, सुनो, हमने महाराष्ट्र में कर्जा माफ किया, हमने कर्नाटक में कर्जा माफ किया, हमने दूध का पैसा कर्नाटक में भी दिया, महाराष्ट्र में भी दिया। तो हमारा मॉडल सच्चाई का है, हम सच्चाई से रखते हैं, लेकिन अभी एडवर्टाइजमेंट देकर और सोशल मीडिया पर बेताशा पैसा खर्चा करके और पेमेंट वाले लोग सोशल मीडिया पे बिठाकर, अगर किसी को लगता होगा मुझे बार बार सक्सेस मिलेगा, बार बार सफलता मिलेगी, तो लोगों के सामने सच्चाई है। पंजाब में ड्रग्स फिर शुरू हो गया, पंजाब में इंसर्जेंसी फिर से शुरू हो गई है, पंजाब में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हुआ है वो सारे देख रहे हैं। अरे सर, दिल्ली में तो आप उनके साथ सरकार भी बनवा रहे थे समर्थन देके, पहली सरकार तो आप ही ने उनकी बनवाई थी। ऐसा है कि 2014 और 2022 इसके बीच में 8 साल पानी बह गया। ये एकदम आपने ऐसी बात बोल दी ना कि अब सवाल का मेरे पास मतलब ही नहीं बचा। खालिद भाई छोटा मतलब 2014 नहीं सही है खालिद भाई, और 2012 की परिस्थिति एक्सेप्ट नहीं करनी है। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, मुश्किल है ना। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपके ही लॉजिक से मैं कह रहा हूँ। मनमोहन सिंह साहब ने कहा था सर, अगर नरेंद्र मोदी खालिद भाई प्रधानमंत्री बनते हैं तो इट विल प्रूव डिजास्टरस। सर सुनिए ना, अतुल जी सुनिए ना, 2014 में 282 सीटें थी बीजेपी की, और जब 2019 का चुनाव, उससे पहले लोगों ने तमाम वितंडावाद खड़ा किया कि फलाने जी बन जाएंगे, ढिमकाने जी बन जाएंगे, मोदी जी नहीं बन पाए, तो ये एक और नाम उछाले गए थे सब जगह। क्या आया? 303। तो आप सही कह रहे हैं, बहुत पानी बह चुका है गुजरात में, हो सकता है कि 135-40 आ भी जाए, असंभव कुछ भी नहीं इस दुनिया में। लेकिन खालिद भाई, जो अतुल जी कह रहे हैं, कांग्रेस का बज़ है क्या गुजरात में? संगठन एक्टिव है क्या वहां पे? दिखता है आप लोगों को वहां पे कि जोर जबरदस्ती चल रही है? कांग्रेस चूंकि देखिए, कांग्रेस चूंकि ऑलरेडी उसके पास मेन अपोजिशन पार्टी थी, काफ़ी तादाद में सिटिंग एमएलएज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी है। वहाँ पे जो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी जो दिखाई देती है, कोई स्ट्रॉन्ग फेस या ना उनके पास कोई बहुत मजबूत स्टेट लीडरशिप है जिसकी पैन गुजरात अपील हो, और जो नेशनल लीडरशिप है उनकी, भाई सबसे बड़े जो लीडर हैं उनके राहुल गांधी या गांधी फैमिली से हैं।
और उनमें से कोई भी गुजरात में बहुत ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स इस वक्त इलेक्शंस के टाइम पे नहीं दिख रहे हैं। भाई ठीक है, ज्योग्राफी में आपने ठीक सीधी सीधी लाइन खींची, आपको क्या जा रहा था, एक चुनाव जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है वहाँ पे आप 15 दिन के लिए आप डाइवर्जन कर देते। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है कि साहब जो भारत जोड़ो यात्रा जो है, सर सुन तो लीजिए कि वो सीधा सीधा जाना है, ठीक है। जब आप इतना 1000 किलोमीटर चल रहे हैं सर, अरे सर प्लीज आप इतने 1000 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है। दूसरे जो मेंबर हैं गांधी फैमिली के, प्रियंका जी, शी इज नॉट देयर इन द गुजरात इलेक्शनरिंग में, वो कहीं नहीं दिख रही। तो और दूसरा जो एक बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ है कांग्रेस का पिछले कुछ सालों में, वो अहमद पटेल जी की डेथ है। जो लास्ट इलेक्शंस में अहमद पटेल जी की जो है मौजूदगी जो है, उनका होना ही वहां बहुत एक क्रिटिकल रोल प्ले करता था। सारी चीजों के बहुत बड़े वो मैनेजर थे कांग्रेस पार्टी के लिए, उनका ना होना भी कांग्रेस के लिए नुकसान है। कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, विधायक हैं जी। आपका जो पॉइंट है कि जी जो इलेक्शन बाउंड स्टेट होता है वहां बस क्रिएट करना चाहिए, जो अभी कांग्रेस नहीं कर रही है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, उस पर हम लोग क्या क्वेश्चन करें। रीना नहीं जी कर पा रही है। 17 से ऊपर ले जाना पड़ेगा, सीट कन्वर्जन तभी होगा। 17% में सीट कन्वर्जन नहीं हो रहा है। देखिए नीरज जी, बिल्कुल 17 से ऊपर जाएगा। आप देखिए 27, मैं आपको बता रही हूँ ना, देखिए 27 साल से वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम तो किया नहीं है, लेकिन लोग कहाँ नाराज हैं, लोग तो खुश हैं। सुनिए ना, सुनिए, रीजन यही है कि कांग्रेस वहां कभी ढंग से ऑपोजिशन बना ही नहीं पाई। यही कारण था कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन चलता रहा। अब वहां के वोटर के सामने एक मजबूत ऑप्शन है आम आदमी पार्टी का, और यही कारण है कि वोटर ये सोच रहा है कि चलो कांग्रेस और भाजपा तो हमने आजमा ली, हमारी जिंदगी में तो कोई चेंज आया नहीं। कांग्रेस के नेता अमीर होते गए, भाजपा के नेता अमीर होते गए, लेकिन वोटर तो वैसे का वैसे रहा। ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना सड़क है, ना कर्मचारियों की तनख्वाह है। हर दूसरे दिन गुजरात में पेपर लीक होता है। सर आप पूछिए इनसे कि जो इतना बड़ा जो कहते हैं जो डिविडेंड है, जो यूथ डिविडेंड है, वो आप पेपर लीक रोज करवाते रहेंगे, उस यूथ की इतनी बुरी हालत है। तो इन सब लोगों को रीना जी माफी चाहूंगा, समय की पाबंदी, माफी चाहूंगा, शो खत्म हो रहा हमारा। देखिए मैं तो इस सर्वे के दायरे में ही बात कर रहा हूँ इस समय, इसलिए मेरे स्टेटमेंट को आप सुनिए। जो सर्वे दिखा रहा है उसमें ये जो भी बातें आप करी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। सब बातें उसमें शामिल, ऐसा नहीं कोई मुद्दा अख्तर जी ने शामिल नहीं किया उसमें। भ्रष्टाचार जो सब है 2-3% है, लार्जली उसमें लोग नाराज नहीं है, ये एक फैक्ट है। मोदी जी का होम स्टेट है, अमित शाह जी का होम स्टेट है, और उनकी पॉलिटिकल कैपिटल बहुत बड़ी है, जो नंबर्स में रिफ्लेक्टेड है। तो यहाँ जो सर्वे से निकल रहा है, मैं उसी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि आप नुकसान तो कांग्रेस का जरूर कर रही हैं, लेकिन सीट में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, इसीलिए नंबर इस तक दिख रहे हैं कि 135, 147, 42 तक सीटें जा सकती। बहरहाल जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंतिम सत्य नहीं है, ये एक सर्वे है। अभी और ऐसे बहुत सारे सर्वे आएंगे, जब चुनाव के हम लोग और करीब पहुँचेंगे तो अलग अलग एजेंसीज के बड़े सारे सर्वे आएंगे, तो हम लोग और इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे मूड समझ में आता है कि गुजरात में क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है। इसी संदर्भ में हमने आज ये चर्चा की। आप सब मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार शुरू